यूएस जो है वो ईरान का न्यूक्लियर हो जाना ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर आ गया तो यूएस का कोई भी प्रेशर या कोई भी धमकी कुछ काम नहीं करता। और जब डर ही नहीं रहेगा ईरान को, तो ईरान अपना ऑयल चाहे युआन में बेचे चाहे येन में बेचे, यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। और जब ईरान ये करेगा तो बाकी गल्फ कंट्रीज भी करने लगेंगे। और इसके साथ साथ यूएस ने सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोमिसेस कर रखे हैं। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज ने डॉलर को तेल में बेचने के लिए एक्सेप्टेंस दी थी। तो अगर ईरान न्यूक्लियर देश बनने के बाद गल्फ कंट्रीज पे अग्रेसिव हो जाए या रेवोल्यूशन लाने की बात करे, तो यूएस की सारी सिक्योरिटी गारंटीज बस पेपर पे रहेंगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो देखिए, सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि एक अकेले ईरान के न्यूक्लियर बनने से ईयर 1974 से ये जो गेम पूरा चला आ रहा है यूएस का, पूरा ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है और डॉलर की डोमिनेंस चल रही है, एक झटके में उसको इंपैक्ट पड़ेगा। तो यूएस कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यूएस ईरान को किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर देश बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे यूएस को पता चला कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर रहा है, इनकी और इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत अंदर तक घुसी हुई थी, इनको हर चीज पता चल जाती है। तो यूएस और इजराइल ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि एक स्टक्स नाम से एक वायरस बना के इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे छोड़ दिया। न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस थे जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करते थे, वो जरूरत से ज्यादा स्पिन होके सारे टूट गए। और इसके साथ साथ ईरान के जो साइंटिस्ट थे जो एक्चुअल में इस प्रोग्राम को चला रहे थे, जैसे मसूद अली, माजिद, दरियांश, मुस्तफा अहमदी, ये सारे थोड़े थोड़े टाइम पे मिस्टीरियस तरीके से इनके साथ एक्सीडेंट हुए और ये मारे जाने लगे। कोई अपनी कार स्टार्ट कर रहा तो ब्लास्ट हो जा रहा, कोई बाहर सुबह से निकल रहा तो वहां अपने आप गिर जा रहा। तो ये सारी चीजें होने लगी और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का वो डिले होने लगा। लेकिन उसके बाद भी ईरान रुका नहीं, किसी ना किसी तरीके से उसने अपने प्रोग्राम को बनाए रखना जारी रखा, क्योंकि ईरान का ये मानना था कि अगर न्यूक्लियर नहीं बना पाए तो वैसे ही इनका मरना तय है। तो ईरान पहाड़ों के नीचे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैसे ना कैसे करके एनरिचमेंट स्टार्ट करने लगा। और इसकी वजह से एक चेन स्टार्ट हो गई, जिसमें ईरान अलग अलग तरीके लगा के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इसको ट्रैक करके अलग अलग मिशन चला के उसको रोक रहे हैं। काफी सालों तक ये चीज चलती रही, लेकिन इसके बाद ईयर 2009 आता है और यहाँ पे ओबामा की एंट्री होती है। ओबामा प्रेसिडेंट बन के आते हैं। तो इस टाइम पे ईरान और यूएस के बीच में ये जो न्यूक्लियर को रोकने का खेल चल रहा था, इसको इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से रोकने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हमला करने की बजाय अगर हम ईरान को टेबल पे लाके एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर लें तो उससे न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुक जाएगा और ये लड़ाई जैसी सिचुएशन भी नहीं होगी। लेकिन ईरान इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई एग्रीमेंट हो जाए, इसके लिए ओके नहीं था वो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएस ने गद्दाफी के साथ भी एग्रीमेंट किए थे। गद्दाफी ने भी अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करके यूएस को दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी गद्दाफी को मारा गया। तो ईरान का मानना था कि यूएस ये जो एग्रीमेंट वगैरह लेके आ रहा है, ये बस टाइम बाय करने का तरीका है, ईरान को वीक करने का तरीका है, और जब ये लोग इस चीज के लिए एग्री होंगे, इसको हटा देंगे, तो उसके बाद इनका खात्मा होगा। तो ईरान जब मान नहीं रहा था तो ओबामा ने बैक टू बैक ईरान पे हैवी सैंक्शन लगाए, स्विफ्ट पेमेंट से निकाल दिया, सारे बैंक्स पे सैंक्शन लगा दिए, जो कंट्री ईरान से ऑयल खरीदने की कोशिश करती थी उस पे सैंक्शन लगा दिए। ईरान इतना सारा ऑयल होने के बाद भी ऑयल नहीं बेच पा रहा था, इकोनॉमी डूब रही थी, पेमेंट सिस्टम बंद होना बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा था। लग्जरी आइटम तो छोड़ो, जो बेसिक मेडिसिन थी वो तक इंपोर्ट होने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई कंट्री अगर मेडिसिन दे भी दे तो वो पेमेंट कैसे करे ईरान को। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया तक कम हो गए थे, तो ऑपरेशन वगैरह तक नहीं हो पा रहे थे। और फिर जब बहुत ज्यादा हाल खराब हुआ सैंक्शन से, तो ईरान एग्रीमेंट के लिए रेडी हुआ। जुलाई 2015 को वियना के अंदर ईरान ने JCPOA एग्रीमेंट साइन किया। ईरान के साथ इसमें यह डील हुई कि ईरान 3.67% तक एनरिचमेंट कर सकता है, लेकिन IAEA जो है इसके इंस्पेक्टर 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस चीज के लिए दोनों कंट्रीज ओके होती हैं, ये एग्रीमेंट हो जाता है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनको ईज किया गया, हर कोई बहुत खुश था इससे, और चीजें बहुत अच्छे से आगे चलने लगी। लेकिन इसके 3 साल बाद 2018 में एंट्री होती है ट्रंप की। ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ही कहते हैं कि ओबामा ये जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके गए हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान यूएस को होगा। पहली चीज इन्होंने कही कि ये जो एग्रीमेंट है उसमें इतनी दिक्कतें हैं, जो बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हैं, इसको तक ओबामा ने कवर नहीं कर रखा इस एग्रीमेंट में। ऊपर से जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगे, और उस केस में ईरान लीगली और स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ये जो JCPOA साइन करके गए हैं, इससे ये यूएस को एक ट्रैप में फंसा के गए हैं, इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, ईरान को बस टाइम मिलेगा, वो और स्ट्रांग होगा, और तब ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ट्रंप ये जो ओबामा की JCPOA डील थी, ये तोड़ के यूएस को ऑफिशियली इस डील से बाहर कर लेते हैं।
ओबामा की जो 5 साल की मेहनत थी वो एक झटके में खत्म हो जाती है। और ये डील टूटने के बाद फिर से वही तनातनी वाली सिचुएशन हो गई। ईरान ने बहुत तेजी से यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट तोड़ना स्टार्ट किया और इधर से ट्रंप ने बैक टू बैक धमकी दी कि इसको तुरंत बंद करना होगा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान और यूएस के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। यूएस ने ईरान के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी कासिम सुलेमानी इनको मार दिया। इधर ईरान ने यूएस के एयरबेस पे हमला कर दिया और इससे पहले कि वॉर स्टार्ट होती बाइडेन जीत के पावर में आ जाते। ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन के आए तो तब ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट था वो 3.67% तक था और ट्रंप के जाते टाइम ईरान का एनरिचमेंट 20% से ऊपर पहुंच गया। तो ये सारा कुछ होने के बाद भी कोई सोल्यूशन यहां भी नहीं निकल पाया। अब बाइडेन के आने के बाद दोबारा से ये जो JCPO डील थी इसको रिवाइव करने की बात होती है, लेकिन ईरान पहले से ही कह देता है कि डील तभी होगी जब आप फ्यूचर गारंटी दो कि कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा तो वो एग्जिट ना कर सके इस डील से। तो ये चीज बाइडेन के हाथ की थी नहीं। तो इन सारी चीजों को लेके एक नेगोशिएशन चल रहा था और फिर ईयर 2021 में अप्रैल का महीना था। इस दिन जब ये नेगोशिएशन चल रहा था ईरान की टीम और यूएस की टीम के बीच नेगोशिएशन में 11 अप्रैल 2021 को ईरान की जो नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी थी उस पे इजराइल ने बॉम्ब मार दिए और जितने भी एडवांस IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस थे ये सारे के सारे उड़ा दिए। ये जो चीज हुई इससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि एक तरफ तो नेगोशिएशन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे ऊपर बॉम्ब मारे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम नहीं चलेंगी और यहां से बात थोड़ी बिगड़ भी गई। तो इसका जवाब देने के लिए ईरान ने डायरेक्ट हमला नहीं किया इजराइल पे, बल्कि ये कहा कि हम पे हमला हुआ है और हम इसके बदले में अब 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे एज अ पेनल्टी और वार्निंग दी कि हम चाहें तो 90% तक कर सकते हैं लेकिन हम 60% तक ही एनरिचमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हमला हुआ तो हम 90% तक भी कर लेंगे। तो 11 अप्रैल 2021 को यह हमला हुआ था और 11 मई 2021 तक 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान ने कर लिया और ये सारी चीज दुनिया को भी पता चली क्योंकि IAEA ने अपनी रिपोर्ट में भी ये चीज कंफर्म कर दी कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट कर लिया है। अब इसको लेके यूएस के लिए भी दिक्कत खड़ी हुई, बाकी देश भी एक साथ आए, ईरान पे प्रेशर बनाना चालू किया गया क्योंकि अब यहां से 90% करना भी बहुत आसान था। IAEA के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे इन्होंने 35 मेंबर कंट्रीज में वोट वगैरह करा के ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन वगैरह पास कराए। तो ईरान ने कहा कि एक तो हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको एक एक डिटेल दे रहे हैं, IAEA की जो टीम है उसको पूरी मॉनिटरिंग वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो हमारे से सैंक्शन हटा रहे और हमारे ऊपर प्रेशर अलग से बना रहे। तो ये सारी चीजें बोल के ईरान ने न्यूक्लियर साइट पे IAEA की जो टीम थी उसकी एंट्री बंद कर दी। जो कैमरे लगे हुए थे न्यूक्लियर फैसिलिटी में वो सब हटा दिए गए। ऑनलाइन एनरिचमेंट मॉनिटर जो थे, फ्लो रेट मॉनिटर जो थे, ये सारे ईरान ने हटा दिए। अब इसकी वजह से जो 24 घंटे इमेजरी, ऑनलाइन एनरिचमेंट डेटा, ये सारा जो आता था वो बंद हो गया। तो ईरान ने कहा कि जब हम कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो कैमरे वगैरह जो लगे हुए हैं इनका भी कोई मतलब नहीं है।